हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। लास्ट टाइम हमने अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके रिसेप्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके हिस्टामिन अपना रोल प्ले करता है और अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली हम रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। Histamines receptors are proteins situated in various parts of the body and that bind with histamine to produce a specific effect on organisms. Fine, ये क्या बोल रहा है कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स क्या है? बेसिकली ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं और इसके साथ जो है हिस्टामिन बाइंड होके अपना जो स्पेसिफिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। फाइन, देयर आर 4 नॉन रिसेप्टर्स, दैट इज H1, H2, H3, H4। बेसिकली 4 रिसेप्टर्स जो है हिस्टामिन के नोन है, दैट इज H1, H2, H3 एंड H4। मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट कॉमनली H1 एंड H2 ही यूज किए जाते हैं। H3 और H4 को ज्यादा यूज नहीं किया जाता और इस पे अभी रिसर्च जो है गोइंग ऑन है। जब तक जो भी हमारा एजेंट है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता तब तक वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स ही हिस्टामिन जो है अपना एलर्जिक रिएक्शन जो है हमें शो करवाता है बॉडी में। जब तक ये किसी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होता ये अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। हम कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद ही ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है, अदरवाइज ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। फर्स्ट हम अपने H1 रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। H1 रिसेप्टर्स क्या कह रहे हैं? These are the one of the most important receptors for modulating internal clock and are main target for many clinical drugs। जो हमारी इंटरनल क्लॉक है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए H1 रिसेप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और H1 रिसेप्टर्स को हम क्लिनिकल ड्रग्स के लिए भी यूज करते हैं। मीन्स हमें कोई एक्शन चाहिए बॉडी में, डिजायर्ड एक्शन अपनी ड्रग्स से, तो हम H1 रिसेप्टर को यूज करके टारगेट करके वो एक्शन जो है प्रोड्यूस करवा लेते हैं। फाइन, when histamine react with these receptors in brain, it alters neurochemistry to make more alert and awake। अगर H1 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा? स्लीप जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोर अलर्ट कर देगा पेशेंट को और उसको अवेक करेगा, उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएगी। This is the reason antihistamine cause drowsiness as they oppose the reaction of histamine with H1 receptors। जब हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी में तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सो नहीं पाता अच्छे से, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस होना उसको जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम उसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे तो उसकी वजह से उसका एक साइड इफेक्ट होता है जो कि होता है ड्राउजीनेस। उसको नींद आएगी, उसको थोड़ा लेजीनेस फील होगा। इसीलिए बोलते हैं अगर हमने किसी को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देनी है तो हम बोलते हैं तुम घर जाके रेस्ट करो, ड्राइव मत करो। क्यों? क्योंकि उसको ड्राउजीनेस फील हो रही है, इसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंटल केस जो है वो हो सकता है। इन अदर एरिया ऑफ बॉडी, स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर कॉज हाइवर्स, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड मोशन सिकनेस। कुछ अदर एरियाज में इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या होगा? हाइवर मीन्स स्किन रैशेज हो जाएंगे, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन जिसकी वजह से अस्थमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, मोशन सिकनेस मीन्स जो मोशन सिकनेस में क्या होता है, जो हमारा इनर एयर है ना उसमें डिस्टर्बेंस होती है। फाइन, सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम इसकी। स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी, GIT tract, uterine tissue, epithelial, endothelial cells, T cells, B cells, neutrophils, eosinophils, hepatocytes, ये सारे जो है
ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें H1 रिसेप्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। फाइन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने H2 रिसेप्टर्स की। These are found on parietal cells located in stomach lining। ये जो H2 रिसेप्टर्स हैं ये parietal cells में होते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग में होते हैं, and mainly responsible for regulating the levels of gastric acid। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको, उसके लेवल को बैलेंस करके रखने में। अगर H2 रिसेप्टर्स ओवर स्टिमुलेट होता है तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। फाइन। हिस्टामिन एक्शन एट दी रिसेप्टर स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, एक्सेस ऑफ विच कैन लीड्स टू गैस्ट्रोएंटाइटिस। फाइन। क्या होगा कि हिस्टामिन एक्शन के थ्रू क्या होगा कि गैस्ट्रिक एसिड की जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक लिमिट तक इसकी स्टिमुलेशन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब ये उस लिमिट को क्रॉस कर देती है, वो लिमिट को एक्सीड करके जब ये सीक्रेट होती है तो वो हमें क्या प्रॉब्लम करेगी, गैस्ट्रोएंटाइटिस। फाइन। These receptors are also found on heart, uterus and vascular smooth muscle cells। ये इसकी लोकेशन हो गई या डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं कि ये हार्ट, यूट्रस एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। फाइन। हिस्टामिन रिएक्टिंग विद द रिसेप्टर एट दीज प्लेसेस एनकरेजिंग स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है तो जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। फाइन। आप सोच रहे होंगे कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं इतनी थ्योरी वर्क पे क्यों फोकस कर रही हूँ इसकी, क्योंकि अगर हमें हिस्टामिन के बारे में पता होगा तो ही उसकी जो ड्रग है वो हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। हमें पता ही नहीं हिस्टामिन क्या होता है, कैसे ये एक्शन करता है, कैसे ये बाइंड होता है और क्या रोल है इसका, तो हम उसकी ड्रग पे कैसे फोकस करेंगे, हमें क्या पता चलेगा वो कैसे ड्रग उसकी एक्ट कर रही है। इसलिए इसका बेसिक मैकेनिज्म हमें पता होगा तो ही हमें पता चलेगा कि इसकी ड्रग कैसे एक्ट कर रही है। तो ये जो रिसेप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें से मैंने H1 बता दिया है और H2 भी बता दिया। अभी हम नेक्स्ट H3 करेंगे। H1 जो है वो हमारे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ दी एरिया जो मास्ट सेल होते हैं वहां पे हिस्टामिन की लोकेशन होती है और वो H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। H2 रिसेप्टर जो है वो पेराइटल सेल्स में होते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग में होते हैं, मींस ये एसिड सिक्रीशन की ओर ये वर्क करेंगे। फाइन। और जो भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो ड्राउजीनेस कॉज करती हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हिस्टामिन है वो हिस्टिडीन से बनता है। हिस्टिडीन से कैसे बनता है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है। तो हमें बेसिक चीजें पता होंगी तो ही हम नेक्स्ट जो है उसकी मेडिसिन जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आप मेरी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहो। थैंक यू।